एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बच्चों, सिर्फ 7 दिन बचे हैं हमारे नीट के एग्ज़ाम के लिए और इन 7 दिनों में हमें वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। इसीलिए मैं इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ के अंदर लास्ट में वो टॉपिक्स लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और उसका नाम है थर्मल फिजिक्स। देखो, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर मैंने 12th के टॉपिक्स को रैपिड रिवीजन में क्यों नहीं लिया। अगर आप मेरे वीडियोस पे थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको 12th के टॉपिक्स है ना, एक एक 1.5 घंटे की सीरीज के अंदर बहुत सारे कंबाइंड मिलेंगे। मैंने 12th के टॉपिक्स का जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट्स पहले डाल चुका हूँ बेटा। इवन पूरा मॉडर्न फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉजिक गेट्स, या आप कह दीजिए कि यहाँ पे ऑप्टिक्स ना, ऑप्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैंने पहले ही उसमें वीडियोस इस चैनल के ऊपर डाल दी है। तो आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। और अब हम लोग बेटा रिवीजन करने वाले हैं थर्मल फिजिक्स का। तो चलिए भैया फटाफट स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स का रिवीजन और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। देखो, थर्मल फिजिक्स कोई एक टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स का संगम है। तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे इसके अंदर। जैसे क्या क्या आएंगे इसके अंदर, एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगा। अब देखिए, एक चीज समझिए बच्चों, यहाँ पे होता क्या है थर्मल फिजिक्स के अंदर कि कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मिला के ना वो बनती है। उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद आता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको लिख सकता हूं मैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। उसके बाद यहां पर एक और चीज आती है बेटा, उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री। तो इसके ऊपर भी कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं, इसके ऊपर भी पर्टिकुलर क्या होती है, चीजें होती है। तो कैलोरीमेट्री हम इसको लिख सकते हैं। डन है, ये लिख दिया मैंने कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री में जो चीज़ों का ना स्टेट चेंज के क्वेश्चन आते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज के सवाल आते हैं, वो कैलोरीमेट्री में माना जाता है कि हीट कितनी रिक्वायर्ड है स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट को मतलब लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए, या फिर लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए, निकालनी पड़ेगी कि देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, डील करते हैं। उसके बाद आता है बेटा इसके अंदर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मेजरली दो चीजें काम आती है अपने, एक कन्वेक्शन एक कंडक्शन और एक रेडिएशन। कन्वेक्शन हमारे टॉपिक में आता ही नहीं है, परंतु हमको पता होना चाहिए कन्वेक्शन काम कैसे करता है। पर कन्वेक्शन के क्वेश्चन हमारे नहीं आते हैं, हमारे मेनली किसके क्वेश्चन आते हैं, रेडिएशन के या फिर कंडक्शन के। इसी के बाद बेटा आपके थर्मल फिजिक्स में सेकंड पार्ट चालू हो जाता है जिसको बोलते हैं केटीजी प्लस थर्मो। इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए कि एक केटीजी थर्मो एक अलग पार्ट हो गया थर्मल का, और ये बाकी पूरा एक अलग पार्ट हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको पूरे को एक भी मान सकते हो, परंतु क्योंकि ये एक साथ बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए इसको दो पार्ट में हम करेंगे और इसको दो पार्ट में हम अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को। क्या मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आगे बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो आया है, ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड द कॉल्ड डब्ल्यू स्केल, the freezing and boiling points of 39 degree and 239 degree W. Getting my point? यहाँ पे बोला गया what will be the temperature of the new scale corresponding to temperature of 39 degree on the Celsius scale. अगर मैं यहाँ पे ध्यान समझूं तो मैं एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को बच्चों। यहाँ पे 1 सेकंड, ये ब्लर हो रहा है कि बार बार। तो चलिए यहाँ पे हम ध्यान समझते हैं बच्चों। देखो, होता क्या है ना, जब भी हम टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको एकदम रट लो, एकदम दिमाग में बिठा लो इसको, कि टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। डन है? टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो रेशियो है ना, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे आप कोई सा भी स्केल बनाओ। आपको दो बातें पता होनी चाहिए वहां पे, कि पहली बात तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है स्केल के अंदर और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। बाकी सब कुछ हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अभी देखते समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लो यहां बोला गया है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए साहब। तो डिग्री सेल्सियस कितना, 39 डिग्री सेल्सियस था, तो लिख देंगे 39 डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस में 0 होता है बेटा, डिवाइडेड बाय इसको 100 लिख सकते हैं बेटा, माइनस 0 कर सकते हैं बेटा। अरे डन है क्या? इसको किसके बराबर कर देंगे भैया? इसको बराबर कर देंगे सर, ये तो हो गया पहला वाला। अब इसको बराबर जो हम करेंगे वो किसके करेंगे, इसको लिख देंगे W वाले के। W माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 39, डिवाइडेड बाय इसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना था वाटर का, 239 माइनस 39।
तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इस प्रकार से मैं इसको सोल्व कर दूंगा। तो t अपॉन 100 इज इक्वल टू वॉट, w माइनस 39 है ना, अपॉन 200। इस प्रकार से मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब क्योंकि t की वैल्यू तो मुझे गिवन है यहाँ पे, तो मैं t की वैल्यू तो लिखूंगा यहाँ पे। तो t कितना हो जाएगा मेरा, t जाएगा 39 डिग्री, तो लिख दो 39, लिख दो इसको। लो भैया बहुत बढ़िया। अब तुम इसको क्या करो, इसको 0 से काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। w माइनस 39 कितना हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा बेटा मेरा कितना, 78। और यहाँ पे अगर मैं w को लिखना चाहूंगा तो ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 78 में। अगर तुम इसको 39 को ऐड करोगे तो इट बिकम्स कितना हो जाएगा बेटा, ये 108 है। तो 108 में से अगर अपने एक चला गया, 118 में से चला गया तो बचेगा 117 डिग्री W। तो 117 डिग्री W होना चाहिए। इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर डी। 78 में तुम एक बार जोड़ दो इसको ना, जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। 40 जोड़ोगे तो 118 हो जाएगा, उसमें से एक घटा दो तो 117 हो जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से हम टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल करते हैं। तुम एक चीज समझो, अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखते हो तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 100 माइनस 0। अगर आप केल्विन में लिखते हो तो ये हो जाएगा केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। और इस फॉर्मूले से अपन आराम से कोई भी टेम्परेचर स्केल से कोई भी टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा 2008 का आया हुआ सवाल है और इसको हमने किस प्रकार सोल्व किया आपके सामने है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नए सवाल पर। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नए सवाल के ऊपर। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 5 into 10⁻⁴ per Kelvin. The fractional change in the density of glycerin for a rise of 40 degree in its temperature. अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि सब आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है और आपको पूछा है फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी का रेशियो, मतलब द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब ही रेशियो होता है। इससे समझो क्या होता है बेटा, थर्मल एक्सपेंशन में आप इस फॉर्मूले को एकदम रट लो एकदम, L final इज इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप एरिया भी रट लो, एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और बेटा आप एक और चीज रट लो यहाँ पे, वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसमें काम आती हैं। अब दूसरी बात क्या है बेटा, ये अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, 1:2:3। ये रिलेशन आपको याद रखना है इसके अंदर। हालांकि इस सवाल का इससे कोई संबंध नहीं है, इसमें मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूं कि जनरलाइज थर्मल फिजिक्स में क्या क्या चीजें आती है थर्मल एक्सपेंशन के अंदर। सो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब समझना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी फाइनल को मैं लिख सकता हूँ इसको सर वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल गामा डेल्टा टी। अरे ये तो कर सकता हूँ, वी इनिशियल गुणा कर दो अंदर, तो वी इनिशियल प्लस वी इनिशियल गामा डेल्टा टी। बेटा इसको इधर ले जाओ तो व्हाट यू विल गेट, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये बन जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इनिशियल, ये बन जाएगा मेरा गामा डेल्टा टी। जब भी फ्रैक्शनल की बात आती है यू कैन यूज दिस टर्म। अब आप खुद से करना है इसको रटना नहीं है बेटा, इसको कितना रटोगे यार चीजों को, तो इसको खुद से करना है। डेल्टा वी बाई वी आई क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा टी। तो अगर मैं ध्यान से समझू यहाँ पे तो व्हाट आई कैन राइट बेटा, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी बाई वी ही मुझे निकालना है सर, फ्रैक्शनल चेंज इन। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है डेंसिटी की, परंतु मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, वॉल्यूम का निकाल के देखते हैं वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा। तो वो आएगा गामा डेल्टा टी, हो जाएगा 5 into 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज टेम्परेचर चेंज 40 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 40 डिग्री हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मान लीजिए तो ये जाएगा मेरे पास में 210⁻⁻4। इसको सॉल्व किया 1 2 3 4 0.02, तो 0.02 हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज 0.02। अगर आप ध्यान से समझो तो जो वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज होगा वही मेरा डेंसिटी का फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ समझ जाऊंगा कि जो मेरा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। डन है बेटा यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज पूछा होता तो आप यहाँ वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज निकाल दिए होते। अगर आपको डेंसिटी फ्रैक्शनल चेंज पूछा हुआ है आप डेंसिटी में निकाल सकते हो। असल में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, असल में डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा ये फाइनल बराबर इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये असल में मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप यहां पे फ्रैक्शनल चेंज देखोगे तो ये कितना हो जाएगा,
अगर आप ध्यान से देखो तो इट बिकम्स डेल्टा रो बाय रो नॉट बिकम्स माइनस गामा डेल्टा टी। तो चीज सिर्फ माइनस में आई है, परंतु आएगी वैल्यू सेम, इसलिए मैंने यहां पे सेम कर दिया। डन है बेटा? क्या मेरी बात तुम्हें क्लियर है? तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई चीज के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर। सो नेक्स्ट चीज है साहब कैलोरीमेट्री। यार कैलोरीमेट्री क्या होता है ना, थर्मल फिजिक्स में बताया आपको, मैं रैपिड रिवीजन बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको 3 चीजें बता दी। थर्मल फिजिक्स में क्या क्या चीजें होती है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन में क्या क्या चीजें होती है। 3 फॉर्मूले होते हैं महत्वपूर्ण। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पता होना चाहिए। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन, और गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इनके फॉर्मूले लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम और डेंसिटी, इन 4 चीजों में चलते हैं मेनली। सो बच्चों यहां से हम आगे बढ़ते हैं और यहां से बात करते हैं कैलोरीमेट्री की। देखो कैलोरीमेट्री का सिंपल सा हिसाब किताब है कि आपको कितनी हीट चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रोसेस को चेंज करने में। तो बेटा आपको 2-4 चीज यहां पे ध्यान रखनी है। एक होता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको याद रखना है, ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट अगर मैं दूसरी बात करता हूं, ये तो हो गया वाटर की। अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ लेट सपोज की स्टीम, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। मैं समझाऊंगा इससे कैसे करते हैं क्वेश्चंस। अभी आप समझिए कि इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। आइस की और स्टीम की ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए 0.5 मान के चलनी है। बेटा एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करोगे तो वो हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो काम कैसे आते हैं ये क्वेश्चंस, मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे लेट सपोज कि यार मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं कन्वर्जन्स को बहुत अच्छे से करूं। तो जैसे मान लीजिए कि यार मैंने कहा कि यार मेरे पास में 2 ग्राम पानी था, कितना था, 2 ग्राम आइस था मान लो एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। अब 2 ग्राम आइस जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, वहां से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है 2 ग्राम वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। अब मुझे पूछा गया कि इस पूरे प्रोसेस के लिए कितनी हीट चाहिए, तो ऑब्वियसली हीट तो चाहिए यार, है ना, हीट तो चाहिए। तो कितनी चाहिए वो मुझे निकालनी है यहाँ पे। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 2 ग्राम आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, 2 ग्राम अपने पास में क्या था, वाटर था एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट चाहिए बेटा, वो निकालने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि यार आइस जो होता है ना वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्यूज करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करेगा। और वाटर जो होगा वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट होएगा या वेपराइज होएगा। तो आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं Q1 लिखता हूं तो सबसे पहले फ्यूजन आएगा, फ्यूजन को हो जाएगा L इंटू LF। भैया 2 ग्राम आइस थी आपके पास में, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 2 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 160 कैलोरी हीट चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। अभी किस में कन्वर्ट हो गया है, अब ये कन्वर्ट हो गया है 2 ग्राम वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये 2 ग्राम वाटर जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहां जाके। अब ये 2 ग्राम वाटर जो है वो हमारा किस में जाके बनेगा, 100 ग्राम, मतलब 2 ग्राम वाटर ही बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस में। तो फिर से हीट चाहिए गर्म करने के लिए। अब की बार कितनी हीट चाहिए सर, Q2 बराबर ms डेल्टा टी। तो बेटा ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर राइज के लिए तो हीट चाहिए होती है ms डेल्टा टी, और लेटेंट हीट जो चाहिए होती है ना कन्वर्जन करने के लिए वो चाहिए होती है m इंटू एल। ये दो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम रट के रखने वाला सवाल है। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मैं लिख दिया यहाँ पे Q2 बराबर ms डेल्टा टी और ये हो जाएगा Q1 बराबर 160 कैलोरी। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से m की वैल्यू डालूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, डेल्टा टी 100 डिग्री। भाई 0 से 100 गया है ना, तो 100 हो गया भैया, सोल्व किया तो कितना हो गया, 200 कैलोरी। तो 200 कैलोरी हो गया, 160 कैलोरी हो गया, टोटल मिला के 360 कैलोरी हीट चाहिए थी हमको 2 ग्राम वाटर से, 2 ग्राम आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 ग्राम वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने में। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं। आप एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ जानी चाहिए कि साहब मुझे करना क्या है सवालों के अंदर, मुझे करना है कन्वर्जन।
मुझे करना है कैसे, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूजन होएगा आइस का, मतलब आइस से वो पानी बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या बनेगा, पानी से भाप बनेगा। मेनली यही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ज्यादा से ज्यादा और क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा वो आपसे पूछ लेगा कि साहब एक ब्लॉक था, ठीक है, ध्यान समझना बेटा, नीचे आइस था, आइस पे एक मास m था, h हाइट से गिर गया, समझे, h हाइट से गिर गया। तो सवाल क्या पूछा आपने कि बताओ कितनी आइस पिघली। तो बेटा अगर m मास है, h हाइट से गिरेगा तो mgh एनर्जी लेके गिरेगा। वो mgh एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, वो इस आइस को पिघलाने में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो हमने कहा कि साहब आइस का मास मान लेता हूं मैं m इंटू आइस इंटू l इंटू एफ, खत्म बात, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार इसमें। एक क्वेश्चन इसमें आया था कि फेज चेंज के ऊपर, फेज कैसे चेंज करते समझो, देखो फेज चेंज का ग्राफ आया था आपके सामने कई बार। वो कहेंगे आपको साहब ये जो है ना, यहाँ पे पहले कुछ लिक्विड फॉर्म में था, सॉरी, पहले कुछ लिक्विड फॉर्म में था, फिर लिक्विड से वो हीट स्टीम बना तो ऐसे बनेगा, या मान लो पहले सॉलिड फॉर्म में था, फिर सॉलिड से लिक्विड बना तो टेम्परेचर सेम रहेगा, फिर दोबारा किस में कन्वर्ट होएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर दोबारा वो स्टीम में कन्वर्ट होएगा जब सेम रहेगा। तो इस प्रकार से एक ग्राफ बनता है इसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ग्राफ बोलते हैं, फेज ग्राफ बोलते हैं, फेज डायग्राम बोलते हैं। तो इस प्रकार से बेटा इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लिक्विड ऑक्सीजन था 50 केल्विन पे, 300 केल्विन तक हीट किया उसको हमने, तो केल्विन शुरू में 0 नहीं था, 50 केल्विन था। अगर 50 केल्विन होगा तो इसका मतलब यहाँ कहीं से शुरू होगा ग्राफ। अब ग्राफ जब यहाँ से शुरू हुआ है तो ग्राफ कैसा बनेगा साहब, पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद क्या हुआ, बीच में कहीं कन्वर्जन हुआ होगा गैस के अंदर, तो टेम्परेचर कन्वर्ट भी होएगा, क्योंकि 300 केल्विन पे लिक्विड नहीं होता ऑक्सीजन, 300 केल्विन पे ऑक्सीजन जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब बीच में कहीं लिक्विड से गैस बना होगा, तो पहले लिक्विड था, फिर लिक्विड प्लस गैस था, उसके बाद दोबारा से उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखना चाहिए। इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे कैलोरीमेट्री में आ जाते हैं। सो रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर मैंने आपको कैलोरीमेट्री के बारे में बताया, मैंने आपको थर्मल फिजिक्स के बारे में बताया, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताया, सॉरी, और मैंने आपको बताया टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर स्केल में आपको कोई भी टेम्परेचर माइनस बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इसको कांस्टेंट रखना है। थर्मल एक्सपेंशन में बेटा एल फाइनल बराबर एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, या फिर मैं डेल्टा एल अपॉन एल लिख दूंगा तो अल्फा डेल्टा टी आएगा। इसी प्रकार से वॉल्यूम का और इसी प्रकार से एरिया का भी होता है। तीसरी चीज मैंने आपको कैलोरीमेट्री बताई। कैलोरीमेट्री में दो चीजें होती है, एक होता है टेम्परेचर का बढ़ना, एक होता है फ्यूज करना या फिर वेपराइज करना। फ्यूजन का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एम इंटू एल एफ, वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एल इंटू एल वी। जो एल एफ होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है फॉर वाटर, ठीक है, मतलब आइस वाटर, और अगर स्टीम में कन्वर्ट होएगा वाटर से तो 540 कैलोरी पर ग्राम चाहिए होगा। स्पेसिफिक हीट जो चाहिए होती है वो 1 चाहिए होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑलवेज यूज एम एस डेल्टा टी, खत्म बात। आई मेरी बात समझ में। अब कई बार सवाल पूछ लेते हैं, जैसे मान लो आपसे सवाल पूछ लिया उन्होंने कि सर एक जैसे मान लीजिए कि एम मास का ब्लॉक था, उसको हमने एच हाइट से छोड़ दिया, ठीक है, तो गिरा। मैंने कहा ठीक है गिरा भैया। उसने कहा गिरने के बाद उसकी जितनी भी एनर्जी थी उसके पास, उसका 50% किस में चला गया, इसी के टेम्परेचर को बढ़ाने में। इसका स्पेसिफिक हीट आपको दे रखा है एस। तो मैं कहूँ ठीक है भैया, अब इसके पास एनर्जी कितनी है, mgh/2। भाई वैसे तो टोटल एनर्जी इसके पास mgh है, उसमें से हीट में कितनी चली गई, 50%, मतलब आधी, mgh/2। उससे क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ms डेल्टा टी। तो टेम्परेचर कितना बड़ा है ये आपको यहां से साफ नजर आ रहा है। m से m काट दीजिए, डेल्टा टी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। डन है भैया, क्लियर है मेरी बात आपको अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब बात आती है बेटा हीट ट्रांसफर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप दो फॉर्मूले एकदम घोट घोट के रट लीजिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए बेटा। पहला कौन सा होता है, कंडक्शन। ध्यान रखिएगा कंडक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड होता है। कई बार सवाल ऐसे आता है कि मान लीजिए सूरज से धरती पे जो ऊर्जा आ रही है वो कंडक्शन से आ रही है कि रेडिएशन से आ रही है कि कन्वेक्शन से आ रही है, वो रेडिएशन से आ रही है। कंडक्शन तो हो नहीं सकता ना, सन से लेके अर्थ के बीच में कौन सी कोई रोड लगी हुई है, कौन सा कोई तार लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है। अच्छा कन्वेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सन से लेके अर्थ के बीच में वैक्यूम है। कन्वेक्शन के लिए आपको मीडियम चाहिए, वैक्यूम कुछ ना कुछ एयर चाहिए, एयर के थ्रू कन्वेक्शन होता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। कंडक्शन है,
जैसे मान लीजिए आपने कढ़ाई में चमचा डाल दिया, अब चमचा आपने पकड़ लिया, तो क्या होगा कि आपका हाथ थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, तो वो कंडक्शन है। अगर मान लीजिए कि कोई पंखा चल रहा है बहुत दूर, पंखा नहीं चल रहा मतलब हेयर ड्रायर चल रहा है लेट सपोज, और उस हेयर ड्रायर से जो गर्म हवा आ रही है वो कन्वेक्शन है। जब हवा को अंदर गर्म करके बाहर फेंका गया तो सीधी हवा आपके सर पे लगी और आपके बालों को सुखा दिया या आपके मुंह को सुखा दिया, उसको कन्वेक्शन बोलेंगे, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन। एक होता है रेडिएशन, रेडिएशन मतलब जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल के लिए आप चूल्हे के पास बैठे हुए हो, तो भले हवा नहीं चल रही फिर भी आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडिएशन आपके मुंह पे गिर रही है, तो इसको बोलते हैं बेटा रेडिएशन। तो इस प्रकार 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। 2 पे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, कंडक्शन पे और इसके ऊपर रेडिएशन के ऊपर। एक चीज समझिए, कंडक्शन को करने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बेटा, कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखिए ध्यान समझना। एक सेकंड पहले शेप देखते हैं, यहाँ पे कोई शेप मिल जाएगी तो अपने को 3D में। यस 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 यस, ये मिल गई 3D में शेप। अब आप एक चीज समझिए, मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया इसका, ये लो, ठीक है, इसको हटाओ, ये डायग्राम बन गया बेटा। अब मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि यार यहाँ पे है ना, इस जगह पे इसकी लंबाई मान लेता हूं मैं L और इसका एरिया मान लेता हूं A। इधर से हीट एंटर करी है और यहां से बाहर निकली है। ये जो मैंने I लिखा है ना, एक्चुअली ये हीट है बेटा, इसको बोलते हैं हीट करंट। इसके बहुत नाम होते हैं, एक होता है हीट करंट, डन है, एक होता है क्या, हीट करंट, एक होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसको आप dq/dt भी लिख सकते हो, इट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, हीट रेट, या इसी को पावर भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार से हम इसके अलग अलग नाम बोलते हैं हीट ट्रांसफर के, ठीक है, रेट ऑफ हीट करंट के। तो अगर मैं इस I की वैल्यू लिखता हूं या फिर dq/dt की वैल्यू लिखता हूं, या इसको h से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो h की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो कितनी आती है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, वो आती है k × A अपॉन L इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दोनों ही हिस्सों के बीच में इधर और इधर टेम्परेचर में जो डिफरेंस था, इट इज माई डेल्टा टी। ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने कभी ऐसा सवाल आ जाएगा कि यहाँ T डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ पे 0 था, सॉरी यहाँ पे T नहीं था, यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ 0 था, यहाँ पूछा है आपसे, इसने कहा है कि ये लंबाई हो जाएगी L और ये लंबाई हो जाएगी 3L। बताइए साहब T का टेम्परेचर कितना होगा। तो जैसे हम करंट में सवाल करते थे कि पूरी रोड है तो उसमें पूरा सीरीज में लगी हुई है, तो हीट करंट सेम ही फ्लो करेगा। अगर सेम ही हीट करंट फ्लो करेगा तो आप क्या कर सकते हो, यहां और यहां पे I बराबर I कर दो, मतलब इस जगह पर अगर तुम I लिखोगे तो हो जाएगा KA अपॉन L इंटू डेल्टा टी हो जाएगा बेटा 100 माइनस टी। और इधर आप क्या लिख दोगे, इधर लिख दोगे सर KA अपॉन 3L इंटू डेल्टा टी हो जाएगा T माइनस 0। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर दोगे एंड व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा, यहां सोल्व करने पे K से K कट जाएगा, L से L कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई होएगा 300 माइनस 3T बराबर T, तो जाएगा 4T बराबर 300 और T बराबर वोट 300 का तुम क्या करोगे 1/4 कर दो तो इट बिकम्स 75। तो इसका मतलब यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस हीट रही होगा, टेम्परेचर रहा होगा। आई मेरी बात समझे बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे मान लो द 2 एंड्स ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ L, लेंथ L दे रखी है रोड की, ठीक है, 2 एंड्स के बीच में टेम्परेचर दे रखा है आपको T1 और T2, टेम्परेचर T1 का ज्यादा था ऑब्वियसली T2 से, तो उस परिस्थिति में आपसे क्या बोला गया है कि आपसे बोला गया dq/dt मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट करंट या हीट रेट, उन सबको एक ही बोलते हैं, हीट फ्लो रेट। उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, dq/dt, अभी समझाया मैंने आपको, KA/L और टेम्परेचर डिफरेंस, जो हाई टेम्परेचर है उसमें से लो टेम्परेचर माइनस कर दो, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से परफेक्टली मैच कर रहा है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बिल्कुल लल्लू सवाल, क्या था इसके अंदर, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, परंतु फिर भी आपको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, आपको ये वो चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है, हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 सिलेंडर्स ऑफ रोड सेम मटेरियल,
मटेरियल सेम बेटा, डायमीटर्स ऑफ द रोड्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, डायमीटर का रेशियो जो है 1:2 में है, लेंथ का रेशियो 2:1 में। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इज सेम, ठीक है, देन रेशियो ऑफ द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू देम विल बी इक्वल टू वॉट। अब क्या बोला है, रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो पूछा है, तो I1 बाई I2 का रेशियो निकालना है मेरे को। देखो समझो, एरिया दोनों का सेम था। अब पहले का जो एरिया हो जाएगा वो एक्चुअली डायमीटर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेटा व्हाट, स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:4। तो यहां पे मैं एरिया को लिख दूंगा 1 कर दूंगा, है ना, अपॉन लेंथ। अब लेंथ की बात करते हैं, लेंथ का रेशियो 2:1 दे रखा है, तो यहाँ 2 कर दूंगा लेंथ को, हाँ, फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकंड वाले के लिए बात करता हूं, के तो सेम रहेगा। सेकंड वाले के लिए एरिया डायमीटर क्योंकि 2 है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो एरिया को 4 कर दो, डिवाइडेड बाय लेंथ को 1 कर दो, 1 कर दिया साहब, इनटू ऊपर भी डेल्टा टी नीचे भी डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम। टेम्परेचर डिफरेंस सेम था भैया दोनों के बीच में। अगर ऐसा है सर तो काटापीटी मचा दीजिए सर, काटापीटी मचा दी, के से के कट गया, इससे ये कट गया, वो कट गया, ये कट गया, सब कट गया, तो क्या बचेगा 1/8, दो नीचे आएगा 1/8 का रेशियो हो जाएगा बेटा, ये फिर रेशियो बन जाएगा 1:8 का रेशियो। इस प्रकार के सवाल हमारे सामने हीट ट्रांसफर से आ जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रोड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 डिग्री एंड 110 डिग्री, द रेट ऑफ हीट फ्लो इज 4 जूल पर सेकंड। इफ द एंड्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 200 एंड 210, द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी इक्वल टू व्हाट। तो इसने क्या बोला है कि पहले जो रेट ऑफ हीट फ्लो था, देखो रेट ऑफ हीट फ्लो किस किस पे निर्भर करता है, आई बराबर के ए बाई एल डेल्टा टी। अरे ये तो फॉर्मूला होगा बेटा। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो 4 लिख दी हम लोगों ने, के ए बाई एक एल को के ए बाई एल रहने दो, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया सर, 110 माइनस 100। डन है क्या, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 बन गया। अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूं, दूसरे वाले में आ जाएगा मेरा आई डैश। अब आई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, के ए बाई एल, डन है, के ए बाई एल, और इसको लिख दूंगा मैं, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 210 माइनस 200। सोल्व किया तो कितना हो गया भैया, यहाँ पे ये हो गया के ए बाई एल इंटू 10 डिग्री, ठीक है, इधर भी वही था। तो अगर आप ध्यान से देखो, इधर के ए बाई एल इंटू 10 था, ये 10 था, के ए बाई एल इंटू 10, इधर भी के ए बाई एल इंटू 10, इसका मतलब आई डैश आई के बराबर है, इसका मतलब नई हीट फ्लो भी 4 जूल पर सेकेंड ही होएगी। ऐसा मत समझना क्वेश्चन कैंसिल हो गया था बेटा, ये 2015 का पेपर कैंसिल हुआ था उसका सवाल है, परंतु कैंसिल हुआ हो चाहे नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पेपर नीट के लिए सेट किया गया है तो क्वेश्चन हमारे लिए पीवाईक्यू ही माना जाएगा, और पीवाईक्यू ही हम लोग इसको समझेंगे। और बेसिकली पीवाईक्यू समझो या नहीं समझो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परंतु इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं स्फेरिकल ब्लैक। अब आती है बेटा बात रेडिएशंस की। हीट ट्रांसफर के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज होता है रेडिएशंस। तो रेडिएशंस में क्या होता है ना, एक बॉडी जो होती है उसके चारों ओर रेडिएशंस के रूप में एनर्जी फ्लो करती है, ऐसे रेडिएशंस के रूप में, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है तो समझते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है, अगर आप ध्यान से समझो तो डी क्यू बाई डी टी। उसमें दो चीजें होती है बेटा, एक होता है एमिशन और एक होता है, एक तो एमिशन होता है और एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो जो अच्छे एब्जॉर्प्शन होते हैं, एब्जॉर्ब करने वाले बॉडी होती है ना, वही अच्छा एमिट भी करती है। सबसे अच्छा एब्जॉर्ब करती है ब्लैक बॉडी, दैट इज वाई दे आर बेस्ट एमिटर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है सिग्मा ई ए टी की पावर 4। ये टी बॉडी है, मतलब किस रेट से वो एमिट करेगी वो इस पर निर्भर करेगा, और किस रेट से वो एब्जॉर्ब करेगी वो किस पर निर्भर करेगा, वो इस पर निर्भर करेगा। ए टी सराउंडिंग की पावर 4, उसकी नेट हीट क्या फ्लो करेगी वो इन दोनों के डिफरेंस पे निर्भर करेगा। परंतु अगर मैं ध्यान से समझूं तो जो हमारा यहां पे क्या बोला गया है, यहां बोला गया द रेडियस ऑफ द 12 सेंटीमीटर रेडियस 450 वाट पावर एट 500 केल्विन, द रेडियस वर हाफ्ड एंड टेम्परेचर वर डबल्ड, द पावर रेडिएटेड इन द वॉट विल बी इक्वल टू वॉट। तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो पहले पावर कितनी थी, पहले पावर को P1 मान लेता हूं, उसकी वैल्यू थी बेटा 450 वॉट। वो किसके बराबर आ रही थी, अगर आप ध्यान से समझो तो व्हाट यू विल गेट कि भैया वो आ रही थी, एक सेकंड कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसका, वो किस पे निर्भर करती थी, एरिया पे और टी की पावर 4 पे। अब एरिया निर्भर करता है बेटा रेडियस पे, तो रेडियस पहले कितना 12 था,
या फिर उसको एक काम करो, चलो 12 ही मान लो, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना था 500, तो 500 की पावर आप क्या कर दोगे 4 कर दोगे। ध्यान समझिएगा, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद पावर 2 मुझे निकालना है, पावर 2 मुझे बेसिकली निकालना ही है। रेडियस अब की बार क्या करा, हाफ एंड टेम्परेचर डबल्ड, तो रेडियस आधा कर दिया 6 की पावर 2 हो गया, और टेम्परेचर बेटा 1000 कर दिया, उसकी पावर 4 हो गया। दोनों को सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए, खेल खत्म। कितना आएगा 450 बाय P2 इज इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 से, देखो 12 से 6 कट जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर आएगा 2 का स्क्वायर, 500 से 1000 कट जाएगा, नीचे आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 1:4 बेटा ये मेरा पावर बन जाएगी। अब अगर आप ध्यान से समझो तो पहले कितनी थी, पहले कितनी थी 450 थी, अब नई पावर 2 आ जाएगी, इस 4 को इधर गुणा करोगे तो 450 इंटू 4, तो इट बिकम्स 1800 वाट। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सी। तो रेडिएशंस में आपको बस ये बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ फटाफट से। ब्लैक बॉडी इज एट 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू वॉट। तो अगर आप ध्यान से समझो टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसमें 727 प्लस 273 केल्विन में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो इट बिकम्स वॉट 1000 केल्विन। तो बेटा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है dq बाई dt, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, तो ये जाएगी 1000 की पावर, मैं लिख दूंगा इसको 1000 की पावर 4। ये इसका क्या हो जाएगा, हम ऐसे समझेंगे कि ये रेट हो जाएगा हीट एमिशन का। बेटा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और आती है, और वो आती है, बस तुम इसको ध्यान रख लो, उसको याद रख लेना, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं, और वो आती है लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और रेडिएशन में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है हमारी एनएलसी, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ फटाफट से इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा सा बढ़िया सा बेटा, एक सेकंड। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का सवाल हो गया। अगर मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं तो मैं देखूंगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा m एट 2000 केल्विन। तो मैं जानता हूं कि ये कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो पहले लैम्डा मैक्स कितना था, लैम्डा m था, तो मैंने लैम्डा m लिख दिया, टेम्परेचर इसको 2000 केल्विन कर दिया, और बाद में कितना आ गया, वो 3000 केल्विन आ गया, तो आई कैन राइट इट लैम्डा m डैश इनटू 3000 केल्विन। तो बेटा अगर सोल्व करोगे इसको तो व्हाट यू विल गेट, 000 से 000 उड़ गया, एंड लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 लैम्डा, 2/3 लैम्डा। तो ये मेरा 2/3 लैम्डा आ गया। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन एनएलसी में इस प्रकार के आते हैं कि पहले 70 डिग्री से 60 डिग्री तक गर्म ठंडा हुआ है 5 मिनट में, फिर 54 डिग्री इन द नेक्स्ट 5 मिनट, फिर उसके बाद 60 से 54 डिग्री आ गया है नेक्स्ट 5 मिनट में। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उसके लिए बेटा मैं आपके सामने एक जादुई फॉर्मूला लिख के लाया हूं। ये जादुई फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का। कहां से निकला है मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअली रेट ऑफ कूलिंग जो होती है उसका ये फॉर्मूला होता है, और उसको लिखते हैं हम लोग K विच इज कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आपको बेटा इस फॉर्मूले के थ्रू इसको समझना है। हमने क्या करा, देखो dt मतलब होता है टेम्परेचर में चेंज, तो dt लिख दिया यहाँ पे T1 माइनस T2 अपॉन समय कितना लगा उसको स्मॉल t कर दिया, K कांस्टेंट रहेगा। अब ये T है, ये बॉडी का टेम्परेचर है, पर बॉडी का टेम्परेचर 70 से लेके 60 तक लगातार कम हो रहा है, तो हम एवरेज ले लेंगे 65, समझे, इसलिए एवरेज लिखा हुआ है। माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालने का है अपने को। तो चलिए इस क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट से। पहले 70 से 60 आए 5 मिनट में, K को K कर दिया, उसके बाद 70 और 60 का एवरेज हो जाएगा बेटा 65 माइनस सराउंडिंग हो गया, ऑप्शन नंबर इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, फिर 60 से 54 आए, ठीक है, इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में आ गए, K को K कर दिया। अब क्या करूंगा इसको मैं,
60 से 54 आए तो इसको क्या करूंगा मैं, इसका भी रेशियो ले लूंगा तो 57 आएगा माइनस ts, इक्वेशन नंबर 2। बेटा ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे बड़ा तरीका होता है सीधा सीधा इनको डिवाइड कर दो। 70 में से 60 गए तो 10 बचा अपॉन, अगर मैं इसको क्या ले सकता हूं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझो, इसको मैं ले सकता हूं 60 में से 54 गया तो 6 बचेगा, दिस इज इक्वल टू के से के कट जाएगा और क्या बचेगा 65 माइनस टीएस डिवाइडेड बाय 57 माइनस टीएस। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अब आप देख लो इसको, ये 570 हो जाएगा माइनस टीएस इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 65 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं 6 मल्टीप्लाई 5 या 30 हो जाएगा, 0 3 ये हो जाएगा 390 माइनस इसको लिख दूंगा मैं 6 मल्टीप्लाई बाय टीएस। बेटा आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 570 से अगर आपका 390 चला गया तो 180 बचेगा और ये बचेगा मेरा 4ts। तो ts की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 45 डिग्री सेल्सियस। तो आई थिंक 45 डिग्री सेल्सियस का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये हो गया थर्मल फिजिक्स का रिवीजन। अगर आपको रिवीजन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर और हम करेंगे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन। बच्चों मैं आपके बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बहुत शॉर्ट्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना के उसी के थ्रू मैं आपका रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।